हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। कहते हैं कब किसका कैसे चमकेगा सितारा ये कोई न जाने, लाखों आते हैं यहाँ रोज़ अपनी किस्मत आजमाने। वेलकम टू आवर शो, ये फिल्मी सफ़र नहीं आसान विद राहुल। आज के इस शो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वह मिस्टर फैज़ल खान। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, उन्हें आपने मेला फिल्म में देखा होगा और भी काफ़ी सारे फिल्में उन्होंने किया है। तो बिना देर किए चलिए उनको बुलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द फिल्मी चर्चा में। शुक्रिया राहुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है, सब चल रहा है। फैक्ट्री रिलीज हो गई है पिक्चर। जी उस पर भी आगे हम बात करेंगे। जी ज़रूर ज़रूर। सर हमारे इस शो का जो टाइटल है वो है ये फिल्मी सफ़र नहीं आसान। जी, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरह जस्टिफाई करते हैं ये फिल्मी सफ़र नहीं आसान? देखिए फिल्मी सफ़र तो आसान नहीं है क्योंकि लाइन बहुत टफ है, बहुत डिमांडिंग है। चाहे वो कोई भी फिल्म में हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एडिटर भी क्यों ना हो, क्योंकि देर देर तक रात में काम करना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है कि कैसे एक सीन कट करें, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। तो चाहे वो टेक्निकल काम हो, चाहे वो कैमरे के सामने हो, टफ लाइन है, बहुत डिमांडिंग है। और चाहे वो 24 घंटे काम चलते रहता है, तो अलर्ट रहना पड़ता है, फोकस्ड रहना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। तो सफ़र तो आसान नहीं है। बाहर से एक लाइन दिखता है कि जगमग लाइन है, लेकिन जब काम करने उतरो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत समझदारी बरतनी पड़ती है। और सवाल शुरू करने से पहले आपको सर बहुत बहुत बधाई आपकी फिल्म फैक्ट्री के लिए। जी रिसेंटली रिलीज हुई थी। जी, और लोग काफ़ी ऑडियंस पसंद कर रही है। और मेरा सवाल ये था कि अभी OTT पे भी आ चुकी है। जी, तो इंडस्ट्री के जो बड़े दिग्गज हैं, एक्टर हुए हैं, डायरेक्टर हुए हैं, प्रोड्यूसर हुए हैं, तो क्या किसी बड़े दिग्गज का कुछ कॉम्प्लीमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो हमसे शेयर कीजिए, अपने फैंस से शेयर कीजिए। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने कोई शो रखा नहीं जो जहाँ पर मैं इंडस्ट्री वालों को बुलाता। तो ऐसे इंडस्ट्री से तो किसी का रिस्पांस आया नहीं है। कुछ हैं जो एक्चुअली जो मेरे क्लोज सेक्रेटरी थे वो थे, उन लोगों को बहुत पसंद आई। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उस वक्त उनको दिखाया गया था, उनको पसंद आई। आमिर को मैंने फ़िल्म दिखाई थी। तो आमिर खान साहब को कैसी लगी फिल्म? उन्होंने बोला कि फ़िल्म बड़ी इंगेजिंग है और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुमने मुझसे अच्छा गाना गा दिया। तो इस तरीके के कमेंट्स आए। फिल्म से जितने भी लोगों ने देखा है और एक रिस्पांस मिला है कि लोगों को 90-95% पिक्चर पसंद ही आ रही है। बहुत शॉर्ट फिल्म है, क्रिस्प फिल्म है, ज़्यादा हम लोगों ने खींचा नहीं है। तो उसका मैंने ख़ास तौर से ध्यान रखा था कि ज़्यादा मैं खींचूँ नहीं कोई भी, चाहे वो सीन्स भी हों तो छोटे छोटे सीन्स रखूँ, गाने भी छोटे छोटे रखूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे। और कैरेक्टर्स भी कम थे फिल्म में। तो जैसे कि लड़की और लड़के का मेन रोल है, तो दो किरदार में बांधे रखना पूरी फिल्म को, वो एक चैलेंज था। तो इसलिए लड़की जो थी रोली रायन, उसने भी मेहनत की, उससे बहुत वर्कशॉप्स कराए गए और सब ने मेहनत की मिलके। टेक्निकल टीम ने बहुत मेहनत की, तो पिक्चर एक अच्छा प्रोडक्ट बन के आया है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। 32 साल के फिल्मी करियर में सर अपनी जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी उतार चढ़ाव भी हैं, तो अपनी जर्नी को अगर आपके शब्दों में फैन सुनना चाहते हैं तो आप किस तरह देखते हैं अपनी जर्नी को? मेरी जर्नी तो बस मैं सीखता ही आ रहा हूँ। जब से इस लाइन में कदम रखा है सीखते ही आ रहे हैं और सीखते आगे भी बहुत सीखना है। और स्ट्रगल रही है, चाहे वो एक्टिंग, क्योंकि मेरी पहली पिक्चर फ्लॉप हो गई, सेकंड पिक्चर फ्लॉप हो गई। जो मधोश मेरी पहली पिक्चर थी वो मेरे डैडी ने प्रोड्यूस की थी, वो नहीं चली। तो उसका जो एक मुश्किल होता है जब चीज़ें नहीं चलती हैं तो मार्केट आपको अच्छी तरह से देखता नहीं है, मतलब आपको काम नहीं देता है। फिर मेला रुक के आई, मेला भी नहीं चली बॉक्स ऑफिस पे। अब टीवी पर बहुत चली है, बहुत लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं मेरा काम। तो मेरी पहचान तो बनी है मेला से एज एन एक्टर। उसके बाद मैंने, क्योंकि दोनों पिक्चरें नहीं चली तो फिर दिक्कतें आई, काम नहीं मिल रहा था। तो मैंने काफ़ी ऑफिस में जाके स्ट्रगल भी की, लोगों से मिला, डायरेक्टर लोगों से मिला, क्योंकि मेला में मेरा काम पसंद किया था काफ़ी हद तक ऑडियंस ने, लोगों ने। तो मुझे लगा कि शायद मेरा काम देखकर मुझे काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 6 महीने तक मैं रुका रहा और फिर मैंने फ़ैसला लिया कि कुछ नई छोटी फिल्में थी
तो उनको मैंने साइन किया जी। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मुझे एज एन एक्टर टिके रहना है तो मुझे काम करते रहना चाहिए, कंटिन्यूस लाइन में रहना चाहिए। खाली बड़े प्रोजेक्ट के पीछे भागो और रुके रहो तो फिर तो मैं बुढ़ा हो जाता। तो मैंने सोचा मैं रुकूं नहीं और मैं छोटी पिक्चरें करती रहूं, क्योंकि कभी भी कोई भी पिक्चर हिट हो सकती है। जी सर। पिक्चर लगने के बाद पता चलती है कि वो बड़ी है या छोटी है। बड़ी बड़ी पिक्चरें फ्लॉप हो जाती हैं और छोटी छोटी पिक्चर 2-3 करोड़ की फिल्म बहुत बड़ी चल जाती है। हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी किस्मत, अगर मुझे स्क्रिप्ट पे भरोसा है, मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ और अगर मुझे स्क्रिप्ट पे भरोसा है तो मैं अच्छी अगर स्क्रिप्ट लगती है तो मैं कर लेता हूँ प्रोजेक्ट। वो आज भी मेरा रवैया रहा है और रहेगा आगे कि अगर स्क्रिप्ट पसंद आई तो कर लेना चाहिए जी। तो ये रहा। फिर कुछ पिक्चरें थी मेरी, बस्ती और काबू जो छोटी पिक्चर थी वो थोड़ा उन्होंने कमाया प्रॉफिट्स, और हालांकि जहाँ करके मेरी बड़ी पिक्चरें मधोश और मेला फ्लॉप हो गई थी, बस्ती और काबू ने थोड़ा पैसा कमाया तो थोड़ी एक हिम्मत बनी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि मेरी कुछ छोटी पिक्चरें बनी नहीं और रुक गई और फ्लॉप भी हुई कुछ, तो उसका भी मुझे ब्रंट फेस करना पड़ा। फिर मैंने टीवी की तरफ रुख किया, आंधी सीरियल किया। टीवी का काम मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि एज अ क्रिएटिव पर्सन बहुत टैक्सिंग था और मतलब कुछ लिमिट था मेरे एज अ क्रिएटिव पर्सन। आई फेल्ट लिमिटेड टीवी का काम करके, तो फिर मैंने टीवी चुना कि मैं टीवी नहीं करूँगा। और इस दौरान क्या हुआ कि मेरी पहली पिक्चर जब रिलीज़ हुई थी मधोश, तो मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ। सच में राहुल। तो मैंने बोला अरे बाप रे कितना बुरा काम कर दिया मैंने। तो मैंने सेल्फ स्टडी शुरू की, थिएटर ज्वाइन किया जी। तो एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। तो वहाँ से मुझे जो एक्सपीरियंस मिला उसके बाद इसलिए मैं मेला में दूसरे एक्टर्स के सामने टिक पाया। बड़े बड़े एक्टर थे मेला में, तो उनके सामने खड़ा होना, एक शॉट देना, एक अपनी पहचान बनाना उन बड़े एक्टरों के साथ। तो क्योंकि मैं थिएटर किया मैंने तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और वो मेला के परफॉर्मेंस में दिखता है। तो ये सब जर्नी रही है, स्ट्रगल्स रही हैं। मुझे लगा था पहली पिक्चर में मधोश में कि मेरी आवाज़ खुली नहीं थी, तो मैंने फिर सिंगिंग भी क्लासेस लिए और मधोश के टाइम फाइटिंग और डांसिंग क्लासेस भी चल रही थी। तो वो पूरा एक्चुअली क्या है, एक्टिंग में जितना भी सीखो क्रिएटिव लाइन में कमी है जी। दुनिया में, बस सीखते रहो, काम करते रहो। यही मैंने सीखा है और यही मैं करता रहूँगा आगे। फिर क्या हुआ कि एक लल पीरियड आया लाइफ में और थोड़ा मैं फ़िल्मों से दूर हट गया क्योंकि छोटी फिल्में चली नहीं। फिर आंधी एक सीरियल करके मुझे टीवी में इतना मज़ा नहीं आया, तो एक लल आया एक करियर में। फिर 2014 में मुझे चिनार फिल्म मिली वापस और वो मेरा एक कमबैक था, लेकिन वो भी सही तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाई। और उसके जब चिनार ख़त्म हो रही थी हम लोग ने फैक्ट्री पर काम करना शुरू कर दिया था। तो फिर फैक्ट्री शुरू हुई, उसको मैंने डायरेक्ट किया और फैक्ट्री की जर्नी बहुत अच्छी रही। मैंने ये भी सोचा राहुल फैक्ट्री करते वक्त कि अगर मुझे अपने आप पर भरोसा है, देखिए इंडस्ट्री वाले तो हिट और फ्लॉप देखते हैं जी। लेकिन अगर मुझे अपने काम पर भरोसा है खुद पर, तो फिर मुझे खुद कदम उठाना चाहिए। तो इसलिए मैंने फैक्ट्री खुद डायरेक्ट किया। फैक्ट्री में मैंने एक्ट भी किया ताकि मेरा एक्टिंग का भी हुनर, मेरी काबिलियत लोग देख पाएँ। एक गाना भी गाया है उसमें। तो पूरा जितना मैंने सीखा था, थिएटर, टीवी, डांस क्लासेस, फाइट क्लास, जो भी मैंने सीखा था मैंने फैक्ट्री में पूरा उसको समेट दिया पूरी फैक्ट्री पिक्चर में। और फैक्ट्री पिक्चर का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, लोगों को पसंद आ रही, तो खुशी होती है जब काम, एक आर्टिस्ट को अच्छा लगता है कि उसका काम अप्रिशिएट किया जाए, पसंद किया जाए, तो वो मुझे फैक्ट्री में मिल रहा है। अभी तक के करियर में सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था और सबसे आसान क्या था? दोनों चीज़ मुझे बताइए। सबसे चैलेंजिंग पार्ट फैक्ट्री रही है। ओके। क्योंकि उसको डायरेक्ट भी करना था, कैमरे के पीछे भी रहना था, कैमरे के सामने भी रहना था और फ्रेश भी लगना था। क्योंकि फैक्ट्री पिक्चर करते वक्त हम लोग 16 घंटे काम कर रहे थे, तो मुझे कभी कभी लगता था कि मैं सामने जाऊंगा, शॉट दूंगा तो मैं थका हुआ ना लगूं, एनर्जी नहीं डाउन हो जाए मेरी शॉट देते वक्त। तो वो बहुत फैक्ट्री सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रही है अब तक की। और आसान क्या था सबसे ज़्यादा?
आसान फिल्म इंडस्ट्री में कुछ आसान नहीं होता। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये लाइन कुछ आसान नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ आसान नहीं होता, हर चीज़ टफ ही होती है और पूरा डूब के काम करना पड़ता है। हर चीज़, दुनिया, घर बार छोड़कर, फैमिली छोड़कर पूरा डूबना पड़ता है काम में। सर, आपके एक्टिंग करियर की शुरुआत, जैसे आपने बताया कि मधोस आपकी फर्स्ट फिल्म थी जी, तो ऐसे ही तो आपने फिल्म नहीं की होगी, एक एक्टिंग का ख्याल आया होगा। शुरुआत, आपकी शुरुआती सफर कैसे? जी एक्चुअली शुरुआत मेरी इंडस्ट्री एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर हुई है। ओके। तो मैंने क़यामत से क़यामत तक में मैंने क्लैप मारा और एज अ असिस्टेंट के तौर पर मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। एक्चुअली मैं तो ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना नहीं चाहता था पहले राहुल जी। मैं चाहता था कि, क्योंकि मैंने मेरे फादर्स की काफ़ी स्ट्रगल देखी और मैंने देखा कि मेरे फादर तो मेहनत ही करते जा रहे हैं, कुछ पैसा भी नहीं कमाते हैं, मतलब बहुत कम। मेरे फादर इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं थे, वो मीडियम लेवल के थे, तो मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन उसके हिसाब से मैंने सोचा कि यार इतना पैसा नहीं आ रहा है। घर का जो हम लोग का एक सिंपल माहौल था रहने का, वो डैडी ने शुरू से ही रखा था, स्ट्रिक्ट थे डैडी। तो मैं सोचता था यार इतनी मेहनत करूँ और कुछ उसका मिले नहीं तो फिर क्या मज़ा है यार। और लाइन की कुछ दूसरी भी मुझे जो एक लाइन में जो आजकल सब निकल के आ रहा है, करप्शन और ये वो, मुझे उसका भी वो अंदाज़ा पहले से ही शुरू से हो गया था कि डैडी भी लाइन से कनेक्टेड थे। तो हर लाइन का एक ड्रॉबैक भी होता है जी। उसकी एक अच्छी साइड होती है तो उसकी एक बुरी साइड भी होती है हर चीज़ की। तो वो भी मैं देख रहा था एज बचपने में। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये लाइन ना जो, और बहुत अनप्रेडिक्टेबल लाइन है। मतलब ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सफल हो ही जाएंगे। आप बहुत मेहनत कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप फ्लॉप ही हो सकते हैं, कहीं पहुंचेंगे नहीं लाइन में। ये भी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है लाइन की। तो ये सब सोच के मैंने सोचा था कि नहीं यार, ये लाइन में मुझे नहीं आना है, मैं होटल मैनेजमेंट में जाता हूँ। लेकिन फिर मैं होटल मैनेजमेंट का मेरा एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाया और आमिर की पहली पिक्चर क़यामत से क़यामत तक शुरू हो रही थी। तो आमिर ने मुझे बुला के बोला कि यार ये तुम लाइन को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, मैं भी ये लाइन में जा रहा हूँ अभी, और एटलीस्ट तुम सब पहलू सीख लो इस लाइन के और फिर तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है लाइन में। एडिटर बनना है, कैमरामैन बनना है, मेकअप मैन बनना है, एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, क्या बनना है। तो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करोगे तो सब पूरा एक्सपोजर हो जाएगा, हर डिपार्टमेंट का तुमको जानकारी मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद तुम सोच सकते हो कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है। फिल्म रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, आउटराइट रिजेक्ट मत करो। तो मुझे उनका सुझाव ठीक लगा उस वक्त, क्योंकि वो हमारी फैमिली बिजनेस भी थी, फिल्म मेकिंग, डैडी प्रोड्यूसर थे। तो फिर मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर क़यामत से क़यामत तक में ज्वाइन किया। पहली कमाई कितनी थी सर आपकी? पहली कमाई मेरी 300 रुपये थी। क़यामत से क़यामत तक मैं थर्ड असिस्टेंट था जी। तो क्लैप मारता था, कंटिन्यूटी शीट लिखता था और ये सब करता था। तो 300 रुपये महीने पर मुझे वो जॉब मिली। फिर फिर जब मैंने लाइन देखा तो ये लाइन एक बड़ी अजीब लाइन है, पकड़ लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो मैं अट्रैक्ट हो गया इस लाइन से और मुझे मज़ा आने लगा। तो फिर मेरी पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैं लास्ट ईयर कॉलेज में था उस वक्त, TYBA में। तो मुझे एग्ज़ाम्स आ गए तो मुझे पूरी पिक्चर मैं नहीं कर पाया, लेकिन पूरी शूटिंग मैंने की थी और टेक्निकल काम में मैं उसमें नहीं दे पाया टाइम, मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे। लेकिन मेरा ध्यान उस वक्त फिर फिल्म की तरफ मेरा रुझाव हो गया था उस प्रोजेक्ट में काम करने के बाद। फिर भी एक्टिंग की तरफ ध्यान नहीं था मेरा। मैंने सोचा कि यार मैं दिखता हूँ क्या हीरो के नहीं दिखता हूँ, कि उस वक्त धर्मेंद्र साहब और जितेंद्र साहब और विनोद खन्ना साहब सब खूबसूरत और सब उनकी पिक्चर देखते थे तो दे लार्जर देन लाइफ। तो मुझे लगता था कि यार मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, क्या मैं हीरो बन सकता हूँ, कि शायद मुझे डायरेक्शन कर लेना चाहिए या बिहाइंड द कैमरा कुछ करना चाहिए। तो वो तो क़यामत से क़यामत तक की जर्नी रही। फिर मैंने डैडी के साथ तुम मेरे हो में डायरेक्ट किया, उसमें भी मैं सीख रहा था वो प्रोजेक्ट में। फिर जो जीता वही सिकंदर में फिर से मैंने डायरेक्ट एज असिस्टेंट डायरेक्टर एक और मेरे कज़िन मंसूर खान को असिस्ट किया। और जो जीता वही सिकंदर में जब नए एक्टर्स काफ़ी थे उस पिक्चर, नए लड़के थे, स्कूल की कहानी थी, तो जब वो लोग एक्टिंग कर रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि अगर ये लोग नए लड़के कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो तब जाके एक्टिंग का ध्यान की तरफ मेरा ध्यान गया और मैंने सोचा यार ये लोग कर रहे हैं तो शायद मैं भी कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से फिर एक्टिंग की तरफ ध्यान गया। फिर जोजिता वही सिकंदर के बाद जैसे ही ख़त्म हुई, मेरे डैडी ने बोला कि यार तुम एक साल एक्टिंग कोर्स करो, सीखो एक्टिंग के बारे में। तो तुम बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे थे, तो फिर 1 साल का मैंने रोशन तनेजा जी का स्कूल कोर्स था वो किया। और डैडी ने बोला कि शॉर्ट कोर्स मत करना, लंबा कोर्स करो, ऐसा जल्दी जल्दी में मत, पूरा सीखो। तो 1 साल का कोर्स किया मैंने रोशन तनेजा जी के क्लासेस में। उसके बाद मैंने फिर डांसिंग क्लासेस शुरू किए, फाइटिंग क्लासेस शुरू किए, और फिर जाकर मुझे रोल मेरे डैडी ने मधोश में काम दिया। तो वो एक्टिंग की जर्नी थी। अब डायरेक्शन की जर्नी मैंने शुरू किया था असिस्टेंट डायरेक्टर, वो आज फैक्ट्री में जाके कंप्लीट हुई है। काम आई आपकी मेहनत? काम आई तब की मेहनत आज फैक्ट्री पर मैं डायरेक्ट कर पाया, उसको सब देख। तो सीखते रहो। 30 साल बाद में जो डायरेक्शन मैंने किया, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था 1986 में एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और आज है 2021, तो मतलब पिक्चर फैक्ट्री शुरू हुई थी 2018 में, 19 में जी। तो कितने साल के बाद 33 हाँ, इतने साल के बाद मैंने डायरेक्शन जो सीखा था वो अब काम आया। तो सीखते रहो, काम आएगा, कभी ना कभी काम ही आएगा। जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, कोई भी फील्ड हो, तो आपने इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है, 32-33 साल का एक्सपीरियंस आपका रहा है, तो उनके लिए क्या आपका कुछ टिप्स है कि सबसे पहले मुंबई आके क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग चकाचौंध की दुनिया में कहीं गुम हो जाते हैं, तो कुछ आपकी टिप्स जो क्या करना चाहिए सबसे पहले आके मुंबई में? एक तो मैं ये बोलूँगा कि फिल्म लाइन है, लेकिन मैं ज़िंदगी को फिल्म लाइन से ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो कुछ काम ही नहीं रहेगा जी। तो जो भी नए लोग आते हैं उनको मैं ये सलाह दूंगा कि एक तो दिल लगाकर काम तो करो, ठीक है, और सीखते रहो, अपने आप पर भरोसा मत हारो, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो, और डोंट लेट एनीवन टेक एडवांटेज ऑफ यू। मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, जो करप्शन है लाइन का, उसमें मत जाओ, जो गॉसिपिंग है, बिचिंग है, ये सब से दूर रहो, काम करो, मेहनत करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, और फिर मंजिल इंशाल्लाह आसान होगी। मेहनत करो दिल लगाकर, और अपने आप को भी क्रिटिकली इवैल्यूएट करो कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या सच में मैं अच्छा हूँ, क्योंकि लोग लगता नहीं है मैं कर रहा हूँ तो अच्छा ही है। ऐसे काफ़ी जो डायरेक्टर होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं हम तो लिख रहे हैं, हमने लिख दिया, राइटर होते हैं नहीं अच्छा ही कर रहे हैं, तो वो जाके उनका फ्लॉप भी होता है बाद में। एक तोलना चाहिए अपने आप को कि मैं ये सही कर रहा हूँ, कि कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ, कितना करने की ज़रूरत है, कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो वो एक नाप तोलते रहना चाहिए, हर चीज़ अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए, और फेयर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत की तो मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो सीखने का भी एक अंदाज़ होता है, उसके ऊपर एक तोलते रहो, अपने आप को भी नापते तोलते रहो, और सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो अपना, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ गलत है, गलत चीज़ें होती हैं लाइन में, गलत कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गलत लोगों के साथ जुड़ो ही मत। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कुछ लोग साइन करा लेते हैं जिससे जो फेयर नहीं है आजकल, जो आजकल का दौर चल रहा है वो फेयर नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। चाहे वो नया कमर क्यों ना हो, उसको सही डील भी मिलना चाहिए। तो ये लाइन से जो लाइन में जो नए लोग आ रहे हैं उनको तो मैं ये सलाह दूँगा, लेकिन पुराने लोग को भी एक सही दिशा दिखाना चाहिए नए लोगों को, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ लैकिंग। क्या नए पुराने लोग भी फ़ायदा उठाते हैं लोगों का, तो वो भी गलत है। जब तक ये सब गलत और करप्शन ख़त्म नहीं होगा लाइन में, तो लाइन बुरी से बद से बदतर हो जाएगी। तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, चाहे वो पुराने लोग हों चाहे वो नए लोग हों। सिंसियरली मेहनत करो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। एक्टर के लिए सर एक्टिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं? तो ये देखिए, अगर तो आप एक्टिंग के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको अपना लुक्स, बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी पोस्चर्स, वॉइस, आओ भाव, वॉइस मॉड्यूलेशन, हर चीज़ देखनी पड़ेगी। आप डिपेंड करते हैं कि आप कौन से फील्ड में जा रहे हैं जी। अगर आप म्यूज़िक के फील्ड में जा रहे हैं तो आपको रियाज करना पड़ेगा, एज ए सिंगर आप आ रहे हैं तो वो आपको उधर टाइम देना पड़ेगा। तो अलग अलग, क्योंकि फिल्म में बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, ज़्यादा
तो आप जिस फील्ड में जा रहे हैं एक्टिंग के लिए जो प्रिपरेशन होती है सर, मेरा कहना वो था। अच्छा, एक्टिंग की तरफ आप बात कर रहे हैं। हाँ, एक्टिंग का जो प्रिपरेशन होता है उसके अलावा और क्या क्या पर्सनली। लेकिन वो आदमी, वो जो लड़का या लड़की वो काय में जाना चाह रहे हैं। एक्टिंग की एग्जांपल, सिर्फ एक्टिंग के एक्टिंग के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, आप जितने डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितने सिंपल रहेंगे, आप लोगों से सीखिए, लोगों से ऑब्जर्व करिए, जितना आप लाइफ को समझेंगे उतना आप अच्छे एक्टर बनेंगे, ये मेरा मानना है। तो ज़िंदगी को भी जिए और ज़िंदगी के हर पहलू को समझिए, उसको लाइफ को जिए, और वही आपके काम में दिखाई देगा एज एन एक्टर। और जितना भी सीखो वो कम ही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मैंने ये कोर्स कर लिया तो ख़त्म हो गया। आपको ज़िंदगी से सीख के उतारना पड़ता है पर्दे में, तो वो एक कला भी जानना चाहिए। जी सर, जो लोग इंडस्ट्री में आ चुके हैं, वो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो घर से भाग कर आते हैं। जी, कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, कुछ लोगों को सफलता मिलती है, कुछ लोग यहीं पे बर्बाद हो जाते हैं। तो आपकी नज़र में फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोग भाग कर भी आते हैं और सक्सेस मिल जाता है उनको। एक दौर था जहाँ काफ़ी लोग अपना घर छोड़ के, जैसे हमारे पुराने एक्टर्स थे, वो घर छोड़ के आते थे, और आजकल का थोड़ा दौर बदल गया है। आजकल का अप्रोच बदल गया है। पहले हमारी लाइन को एक बुरी नज़र से देखा जाता था, आज भी बुरी नज़र से देखा जाता है, लेकिन लोग ओपन हैं आने में। मतलब पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये टैलेंट कॉन्टेस्ट जो आप देखते हैं कि जो टीवी पर आते हैं, बच्चे गा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको एक पेरेंट्स की तरफ से एक बढ़ावा मिलता है कि हाँ सीखो, करो। तो उसमें वो उनके कामों में आप जो बच्चे सीख के आते हैं उनके काम में आप कॉन्फिडेंस देखिए कितना रहता है, क्योंकि उनको पेरेंट्स की तरफ से एक सपोर्ट मिलता है। तो फैमिली का सपोर्ट अच्छा है, होना चाहिए, ज़रूरी है, तब आदमी और भी रिलैक्स होकर काम करेगा। लेकिन अगर खुद में भरोसा है तो करो, और पैशन है तो करो, और ऊपर वाले से दुआ करो कि रास्ता खुले, लक, क्योंकि लक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ मेहनत, कोई भी काम में, एक्टिंग के काम में नहीं, कोई भी फील्ड में हम जाइए तो आपको थोड़ा लक भी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो वो भी मिलेगा तो और आसान होगा लोगों के लिए। तो सर, कहा जाता है कि टैलेंट ही मैटर करता है यहाँ पे इंडस्ट्री में। एग्री करता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे भी आप भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे टैलेंट जिनको मुकाम नहीं मिलता। टैलेंटेड है हर एवरी फील्ड में, वो एक्टिंग की दुनिया में अच्छे टैलेंटेड है, लुक्स भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनको सही जगह नहीं मिल पाती है। तो खामियां कहाँ रहती है सर ये? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा ना, हर लाइन में लक की भी ज़रूरत होती है, थोड़ा ऊपर वाले का भी कृपा होनी चाहिए। वरना आदमी तो रोड पे भी बहुत मेहनत करता है, रोड पत्थर तोड़ता है, लेकिन वो फिर ज़िंदगी भर पत्थर ही तोड़ते। कुछ लक होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, आदमी में कुछ दम होना चाहिए, एक सोचने का नज़रिया होना चाहिए कि कैसे वो जो भी काम कर रहा है वो उसको फोकस करके अच्छी तरह करे, एक आगे बढ़ने का सोचे। तो ये सब चीज़ें हैं। लक ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, लक और मेहनत। तभी जाके काम, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तभी जाके आदमी सक्सेस पाता है। आपकी सर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया नहीं जानती और जाननी चाहिए? मेरी तो कोई बातें, मतलब मैं तो खुला किताब हूँ जी। कोई ऐसी चीज़ें जो लोगों को जाननी चाहिए, लोगों को पता नहीं? ऐसी चीज़ें तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो एज ए क्रिएटिव पर्सन भी, एज अ नॉर्मल पर्सन भी, मैं बहुत डाउन टू अर्थ रह के ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो अपने बारे में मैं क्या कहूँ कि क्या जानना चाहिए। एक सिंपल लाइफ जिए, सिंपल ह्यूमन बीइंग रहिए, तो वांट्स कम रखिए, ये मैं मेरे बारे में कहूँगा, ये मेरा गुण है। क्योंकि जब टफ पीरियड भी आता है, अगर आपकी नीड सिंपल है तो आप उसमें से सर्वाइव कर जाएंगे, उससे निकल जाएंगे। सिंपल नज़रिया रखिए, ऑनेस्ट रहिए काम में और लाइफ में, तो दैट मेक्स अ पर्सन ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। एक मजबूत होना एक बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान में एक ठहराव होना, तो वो भी एक तो सच्चाई से काम करो, ऑनेस्ट रहो, ट्रूथफुल रहो, उसका पावर ही अलग है कुछ। और ऊपर वाले का साथ मत छोड़ो। तो ये सब कॉम्बिनेशन करके मैं अपने आप को करूँगा कि मैं ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हूँ। तो इसलिए
जब तक कि मेरी पिक्चरें भी फ्लॉप हो रही थी, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मुझे काम नहीं मिल रहा था, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। और फैक्ट्री में मैंने इसलिए अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा, इसलिए मैं कर पाया क्या, मैं दिखा पाया मेरा काम। तो अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस रखो। अगला सवाल सर ये है कि आमिर खान के भाई होने का आपको क्या फ़ायदा मिला और क्या नुकसान हुआ, दोनों चीज़? मुझे नुकसान ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अभी तक लोग मुझे कंपेयर करते हैं आमिर ब्रदर्स के काम से। देखिए, एक आदमी सक्सेसफुल होता है, आमिर सक्सेसफुल हो गए थे शुरू में ही जी, तो वो एक अलग मुकाम पे पहुंच गए। मैं तो फेलियर हो गया, तो मैं अलग मुकाम पर पहुंच गया। तो मुझे मतलब एक सक्सेसफुल आदमी के साथ मेरा कंपेयर करना वो सही नहीं। उनकी हर आदमी की ज़िंदगी भी अलग होती है, हर आदमी का उतार चढ़ाव अलग होता है। तो वो मुझे लगा कि मेरे लिए अनफेयर था। अभी तक मुझे पहचान, लोग बोलते हैं कि नहीं आमिर का भाई जा रहा है, लेकिन मेरी जो स्ट्रगल्स है, मेरी मेहनत पहचान ही नहीं जाती। तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है, बहुत लाइफ, आमिर से ज़्यादा स्ट्रगल शायद मैंने की होगी, क्योंकि अभी तक मैं अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लाइफ में। यस सर। क्योंकि एक बार हिट हो जाता है तो स्ट्रगल थोड़ी कम हो जाती है लोगों की, हर चीज़ें आसान हो जाती हैं, दरवाजे ज़्यादा खुल जाते हैं। तो उनकी लाइफ अलग है, तो कंपैरिजन होता है। तो समवेयर आई फील इट्स अनजस्ट टू मी, इनजस्टिस टू मी, लेकिन उसका भी सामना करेंगे और कर ही रहे। देखिए, इंडस्ट्री में आमिर ने जो भी काम किया है, उनके दोस्त भी हैं, उनके एनिमीज़ भी हैं। यस। जितना आदमी सफ़र होता है उतने ज़्यादा दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। तो जो वो लोग सोचते हैं कि यार हम फैसल को क्यों लें, उनकी भी जो खिलाफत है, वो लोग बोलते हैं हम फैसल को क्यों लें। तो एनिमीज़ मेरे भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यार ये उसका भाई है, यार उसको मत लो। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं अरे हम तो आमिर को ही लेंगे, फैसल को क्यों लें। तो मैं तो दोनों तरफ से मारा जाता हूँ। सलमान खान एक ऐसा नाम, इंडस्ट्री का हर शख्स काम करना चाहता है। डायरेक्टर की बात करूं, प्रोड्यूसर की बात करूं, या एक्टर एक्ट्रेस, सब काम करना चाहते हैं। क्या कभी आपको ऑफर हुई कोई फिल्म, कभी किसकी? सलमान खान के साथ काम करने का? नहीं, मुझे सलमान खान के साथ ऑफ़र नहीं हुई फिल्म, और ऐसा कभी मौका हुआ नहीं कि कोई फिल्म मुझे। ख्वाहिश थी आपकी सर कभी? मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं हर एक्टर के साथ काम करूं और हर अपना हुनर दिखाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि यही एक्टर या वही एक्टर, मतलब मैं तो तैयार हूं और अभी भी तैयार हूं कि जो भी ऑफ़र होगा, अच्छा काम होगा, अगर एज एन एक्टर मुझे रोल पसंद आएगा, कुछ दिखाने के लिए होगा, तो मैं वो रोल ले लूँगा। चाहे वो रोल छोटा हो बड़ा हो, कुछ नहीं, रोल इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग एक सीन में ही छाप छोड़ जाते हैं पूरी पिक्चर में। तो लेंथ ऑफ द रोल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रोल कितना मीठी है, कितना उसमें पावर है, वो इम्पोर्टेंट है। लोग कुछ बोलते थे मेला के वक्त पर भी कि अरे तुम्हारे पास तो हीरोइन नहीं है, तुम कहाँ से हीरो हो गए। ऐसा भी लोग बोलते थे कि अरे हीरोइन तो ट्विंकल आमिर के साथ है। लेकिन मेला जब रिलीज़ हुई तो ऊपर वाले ने इज्जत रखी और मेरी पहचान बन गई मेला के साथ। मतलब जो लोग मुझे मिलते हैं, आज तक मिलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अरे आमिर से अच्छा काम तुमने किया है। तो दिल की खुशी होती है। और इसलिए लेंथ, और ऐसा नहीं है कि हीरोइन नहीं है तो हीरो नहीं है, तो ये सब गलत थॉट्स थे। अगर मैं वो लेके बैठ जाता, मेकिंग के वक्त मुझे लोग बोलते थे कि अरे तुम तो हीरो नहीं हो, अगर मैं वो लेके बैठ जाता तो मैं काम क्या करता। तो मैंने तो फोकस था अपने रोल में कि नहीं ये रोल अच्छा है, मुझे पूरी मेहनत करना चाहिए। तो वो ऑडियंस पहचानी, बाद में ऑडियंस ने सराहा काम। सलमान खान के साथ आपका एक किस्सा है सर, हमने सुना है कि कभी कुछ कमेंट कर दिया था आपने कुछ ऐसा, तो फिर आप माफ़ी मांगने गए, तो उस किस्सा के बारे में बताइए सर। हाँ, उसका क्या हुआ था। एक जर्नलिस्ट आई थी घर पे इंटरव्यू लेने, तो मैं तो इंटरव्यू दे रहा था, तो उसने कुछ सवाल, उसने कुछ अपने तरफ से जोड़ दिया वो आर्टिकल में। समझे आप? तो मैंने बोला यार अरे, और वो सलमान खान के अगेंस्ट था। तो मैंने बोला यार जब मैंने ये बोला ही नहीं है और वो जर्नलिस्ट ने अपने आप से कुछ ऐड कर दिया, तो क्या है, इससे मुझे लगा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सलमान सोचेगा अरे फैसल ने बोल दिया है, तो मेरे अल्फाज थे ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सलमान खान को मिलूं, और मैं उनको मिला और मैंने बोला यार ये तो जर्नलिस्ट लोग कुछ भी लिख देते हैं, छाप देते हैं, हम लोग के बीच में नाइतफाकी हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी, मैंने ये बोला ही नहीं है। तो वो तो एक्सपीरियंस थे,
तो उनने बोला यार ये तो होते रहता है यार ये तो अभी तुम कदम रखा है, ये सब होते रहता है लाइन में, मैं तो इसको मानते मतलब कुछ अहमियत देता ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मुझे वो बात क्लियर कर देनी चाहिए। अगर मैंने कुछ कहा नहीं और कोई जर्नलिस्ट लिख रहा है तो वो गलत मैसेज जा रहा है ना, तो मैंने बोला, तो मेरी तरफ से मैंने उनसे जाके क्लियर कर लिया था वो बात। फिल्म इंडस्ट्री की कुछ शादियाँ ऐसी हैं जिसकी मिसाल दिए जाते हैं जी, कुछ शादियां ऐसे हैं जिससे लोगों का भरोसा टूट जाता है, इंडस्ट्री से डर लगता है लोगों को। जी, आपका क्या कहना है इस रिश्ते पर, शादियों के बारे में? जी, इंडस्ट्री के कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिसकी मिसाल दिए जाते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिससे डर लगता है लोगों को, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, डायरेक्टली आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। नहीं, डायरेक्टली तो मैं समझ गया हूँ। हाँ, डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते हम। नहीं, क्या है कि देखिए, मैं तो चाहे वो शादी इंडस्ट्री की हो, चाहे वो आम किसी की शादी हो, मैं तो मानता हूँ कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना ज़रूरी है लाइफ में जी। और अगर वो लाइफ पार्टनर मिल जाए आपको नसीब से, तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान होंगे और ज़िंदगी आपकी एक जन्नत बन जाएगी, अच्छी तरह कटेगी। तो एक भरोसेमंद लाइफ पार्टनर होना चाहिए लाइफ में। अगर वो आपको मिल जाए तो वो फीलिंग और वो प्यार और वो लव, वो बहुत अलग लेवल का होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी और आम जिंदगी में भी मतलब सही पार्टनर मिलना बहुत नसीब की बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। अगर मैं तो चाहूँगा कि ज़िंदगी खुशहाली की बने, पूरी दुनिया में अच्छे कपिल जी रहें और खुशहाल रहें। लेकिन आपने बताया हर जगह सेम होता है, मानता हूँ, एग्री करता हूँ, लेकिन आम इंसान की जो शादियाँ होती है सेलिब्रिटीज़ की होती हैं, तो सेलिब्रिटीज़ पे लोगों की नज़र ज़्यादा जाती है कि उनकी शादियाँ टूटी, उनकी शादियाँ बनी। तो उन चीज़ के बारे में आप इंडस्ट्री को लेके आप बताइए सर मुझे। आप तुम मुझे इंडस्ट्री से बाहर निकाल दोगे? अब क्या होता है, इंडस्ट्री में प्रेशर ज़्यादा होते हैं, काम के प्रेशर होते हैं। जो अगर लड़की इंडस्ट्री से नहीं है, वो इंडस्ट्री के हीरो के साथ, हीरोइन के साथ शादी करता है जो भी पार्टनर, तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लाइन बहुत अजीब लाइन है। तो मैं क्या बोलूँ राहुल, मैं तो यही चाहूँगा मैं समझ सकता हूँ, बोलना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, इज्जत करता हूँ उस चीज़ की। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इंडस्ट्री की शादी भी टिकी रहे और आम शादियाँ भी टिकी रहें। मैं एक विश्वास रखता हूँ रिलेशनशिप में, मैरिज में, एक मैरिज के इंस्टीट्यूशन में मैं विश्वास रखता हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि लोगों की शादी टिकी रहे, खुशहाल रहें लोग। अब आता हूँ सर आपके ऊपर, हमने सुना आपकी भी शादी हुई थी, ज़्यादा दिन नहीं टिकी से, तो उसके बारे में क्या कहना है, कहाँ कमी रह गई थी सर? दोबारा आपने क्यों नहीं प्लान किया शादी करने का? हाँ, मेरी शादी हुई थी 2002 में जी, और डाइवोर्स भी हो गया 2002 में। मतलब 1 साल भी नहीं चले? 1 साल, मतलब वो लड़की थी, वो बाहर की, इंडिया में नहीं रहती थी, वो बाहर से थी, लंदन से थी। तो उसको मैं जानता था पहले से, लेकिन 2002 में ही ज़्यादा मिलना शुरू हुआ और मिले और बातचीत हुई और हम लोग दोनों को लगा कि नहीं, हम लोग ज़िंदगी एज लाइफ पार्टनर गुजार पाएंगे। लेकिन और मैंने उसको बता भी दिया था। उस वक्त मेरे पास 5 छोटी पिक्चरें थी। मधोश और मेला फ्लॉप हो गई थी और 5 छोटी पिक्चर मेरे पास थी। तो मैं सोच रहा था कि यार शायद कोई निकल जाए तो अच्छा हो जाएगा, लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैंने उस लड़की को साफ साफ बता दिया था कि बस मेरे पास सिर्फ ये 5 पिक्चर हैं, ये घर भी मेरा नहीं है, आमिर का घर है। अब शायद उस लड़की ने उस बात को सीरियसली लिया नहीं लिया, लेकिन मैं उसको भी ब्लेम नहीं करूँगा प्रॉपर्ली, क्योंकि मेरी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक कम थी और मैंने जैसे कहा कि अनप्रेडिक्टेबल लाइन है। तो उसके घर वालों से और उसके तरफ से शायद थोड़ा प्रेशर आया होगा उनके फैमिली से, तो वो थोड़ी शायद लड़की, उसने खुद ही शादी की और फिर वो खुद ही डर गई। तो फिर उसने बोला नहीं मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। दोबारा क्यों नहीं आपने सोचा शादी के बारे में? अभी तक मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। मेरी पिक्चर हिट का, देखिए जब मैं कमाऊँगा पैसा, क्योंकि मेरा भी मानना ये है कि अगर मैं एक वाइफ को लाता हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ ह्यूमन बीइंग, कि मैं मेरे वाइफ को हर चीज़ दे पाऊँ।
कल बच्चे होंगे तो बच्चों की देखभाल, बच्चों का पढ़ाई लिखाई ख़र्चा उठा पाऊँ। तो अभी तक मेरी वो कैपेबिलिटी नहीं हुई कि मैं इतना कमा पाऊँ। हाँ सच में तो जब मेरी कैपेबिलिटी हो जाएगी, शायद मैं कुछ एक मुकाम पर पहुंच जाऊंगा, ऊपर वाले ने चाहा तो। ऊपर वाले के मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरी शादी कहाँ होगी? तो जब वो एक मुकाम पर पहुंच जाऊंगा मैं कि मैं थोड़ा कमा लूँगा और सेट हो जाऊंगा लाइफ में, तब मैं शादी कर लूँगा। और तब अच्छी लड़की भी मिलना चाहिए। आशा करता हूँ सर ये भी अब दुआ करिए ना मेरे लिए, ज़रूर दुआ करिए कि मेरा काम भी चले। और चाहता हूँ एक ही साल शादी हो सलमान भाई की भी और आपकी भी। सलमान भाई, अगर मैं सलमान के पोजीशन में होता तो मैं तो शादी कब का कर चुका होता। सलमान के पास तो पैसा है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, इज्जत है, सब चीज़ है। अगर मैं सलमान भाई के पोजीशन में होता मैं तो शादी कर लेता। और जो चीज़ नहीं है वो है मूड नहीं है शादी करने का। नहीं, मूड है मेरा। उनका नहीं, उनका तो हाँ नहीं, मेरा तो मूड है कि अगर मुझे कोई लड़की मिलेगी और मैं कमा लूँगा तो मैं तो शादी कर लूँगा, और लड़की भी सही ढूंढ के फिर। यस सर। बिग बॉस कितना पसंद करते हैं आप? देखते हैं बिग बॉस? क्या कभी आपको भी ऑफर हुई बिग बॉस? बिग बॉस मुझे ऑफ़र हुई थी जब मेरा एक फैमिली का एक प्रॉब्लम हुआ था, टेंशन हुआ था, तो मैं भी काफ़ी चर्चे में आ गया था। yes, तो बिग बॉस वाले मुझे ढूंढ कर मुझे उन्हें निकाला और मुझे कहा कि आप आइए बिग बॉस में। तो तब पैसे की ज़रूरत भी थी मुझे, तो मैं कैद होने के लिए राज़ी हो गया था उस घर में। लेकिन वो भी फिर कुछ पॉलिटिक्स खेली गई और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया उस साल। तो फिर बाद में फिर मौका नहीं मिला, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब बिग बॉस में इच्छा नहीं है जाने की, क्योंकि आज़ाद रहना ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ मैं। कैद होने से बेहतर है आज़ाद रहना। तो वो मुझे आज़ादी मेरी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं कैद होना नहीं चाहता। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जाके वड़ा पाव खाऊँ तो मतलब मैं निकल जाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ODP और रेस्टोरेंट में जाके कुछ मिलूँ तो मैं आज़ाद परिंदा हूँ। तो कैद होना मुझे पसंद नहीं। उस वक्त मैं तैयार था क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी उस साल में, 2008 की ये बात है। ओके। लेकिन अब नहीं। अब सर अगर ऐसा कुछ पैसे की ज़रूरत आ जाए और बिग बॉस अगर आ गई कभी, तो फिर देखा जाएगा। सर अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए सर। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स लिख के रखे हैं लॉकडाउन में। मैं राइटिंग में मेरा बहुत रुचि है, तो मैं उस तरफ चला गया था। तो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स लिख के भी रखे हैं और उनका बजट सब निकाल के ब्रेक डाउन करके रखा हुआ है। तो अब मैं कुछ लोगों को सुना रहा हूँ, कुछ लोग मिलते हैं। तो अब देखिए कब आगे जब साइनिंग होएगा तभी बात करने में मज़ा आता है। मतलब ऐसी बातें तो बहुत चलती हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री क्या है राहुल? एक गुब्बारा है, उसके अंदर हवा भरते जाओ बस, और वो उड़ता रहता है। सडनली वो बर्स्ट हो जाता है और आदमी नीचे गिर जाता है। तो ये गुब्बारे में मैं भी जी रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा गुब्बारा कभी फूटे नहीं और ऊपर बस हवा की तरफ ऊपर ऊंचाइयों पर पहुँचता जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको द फिल्मी चर्चा को अपने टाइम दिया। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपको कैसा लगा सर? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके सवाल कुछ काफ़ी टफ थे और कुछ मैंने भी कोशिश की मेरी तरफ से कि मैं सही जवाब दे पाऊँ, और मेरी यही कोशिश रहती है जो भी इंटरव्यू देता हूँ मैं काफ़ी हर सवाल का जवाब दे पाऊँ। तो कोशिश की मैंने। अब ऑडियंस को देखें कैसा पसंद